जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त कर रहे होंगे। और अपनी पढ़ाई जबरदस्त करते रहिए, क्योंकि अपने टारगेट को, अपनी मंजिल को, अपने उद्देश्यों को यदि हमें प्राप्त करना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करते रहिए सभी बच्चे, क्योंकि वैकेंसी आ रही है। आपको जो कुछ एग्जाम है वो भी डेट आपकी आने वाली है। जो बच्चे अपना उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए लगे हुए, उसकी तैयारी करते रहिए। आरपीएफ की परीक्षा आपकी होने वाली है, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की भी आपकी डेट आने वाली है। उधर एमटीएस के फॉर्म फिल हो रहे हैं, उधर सीजीएल के फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो अपनी तैयारी को करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। और बच्चों, मैं उन बच्चों से बोल रहा हूं कि जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मैं आपके सामने आज 10 क्वेश्चन से सिलेक्शन की तीसरी यूनिट लेकर आया हूं। और देखिए, मैं डेली आपके साथ इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आ रहा हूं, तो आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए और डेली प्रैक्टिस करते रहिए और आप अपने मंजिल को प्राप्त करिए। चलिए, तो आज 10 क्वेश्चन से सिलेक्शन कैसे लेते हैं ये आपको जब आप एग्जाम दोगे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का या आरपीएफ का, तब आपको पता चलेगा कि सर ने जो बोला था वो बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए, हम आज शुरू करते हैं अपना तीसरी यूनिट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपको। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पुलिस परीक्षा के लिए। मैंने कई बार देखा है इस क्वेश्चन को परीक्षाओं में आते हुए कि निम्न में से कौन सा उत्सव नावों की दौड़ यानी कि बोट रेस का विशेष आकर्षण होता है। तो ये क्वेश्चन आप अपनी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट करिए, 100% मार्क देकर इसको। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो नावों की दौड़ यानी कि बोट रेस का विशेष आकर्षण होता है, ओणम होता है, नवरात्रि होता है, रोंगाली बिहू होता है, ये पोंगल होता है। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको आता है। तो ये है आपका ओणम। ओणम उत्सव में नाव दौड़ होती है या बोट रेस होती है। अब ध्यान रखना, ये जो महोत्सव होता है ये केरल राज्य में होता है। किस में होता है? केरल राज्य में। तो केरल राज्य में ओणम महोत्सव होता है और इस महोत्सव में नाव दौड़ होती है या बोट रेस होती है। तो मैं इसको आपको बता दूं, जैसे कि नवरात्रि महोत्सव आपका पूरे उत्तर भारत के साथ साथ संपूर्ण भारत में होता है। संपूर्ण भारत में होता है नवरात्रि महोत्सव। और रोंगाली बिहू ये आपका असम में होता है। असम में होने वाला एक महोत्सव है, असम में होने वाला महोत्सव है। पोंगल ये तमिलनाडु राज्य में आयोजित होने वाला महोत्सव है, तमिलनाडु राज्य में। तो ध्यान रखना, एक महोत्सव जरूर आता है, एक लोक नृत्य जरूर आता है। तो महोत्सव को आप छोड़े ना। तो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को यदि देना है तो आपको बिल्कुल महोत्सव बिल्कुल क्लियर करने होंगे, फेस्टिवल बिल्कुल याद करने होंगे। चलिए और बात करते हैं हम। यहाँ पर स्क्रीन पे यहाँ पर लगा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी आपको परीक्षाओं में आता रहता है, आपको बहुत ज्यादा, कि चिकनकारी काम जो पारंपरिक पुलकारी कला है निम्न में से किस जगह पर प्रसिद्ध है। ये चिकनकारी काम जो पारंपरिक फुलकारी कला है निम्न से किस जगह पर प्रसिद्ध है। तो लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, मैसूर। तो ये लखनऊ में बहुत प्रचलित है चिकनकारी। ये लखनऊ के साथ साथ पूरे भारत में, लखनऊ के साथ साथ पूरे भारत में भी प्रसिद्ध है ये फैशन डिजाइनिंग, पूरे भारत में। और विश्व में भी इसकी पहचान है, एक तरह से विश्व में भी इसकी पहचान है इस चिकनकारी फुलकारी कला की। तो पूरे भारत में देखिए तो लखनऊ में बहुत ज्यादा फेमस है, लखनऊ के साथ साथ पूरे भारत में, और विश्व में भी इसको जाना जाता है चिकनकारी काम को। तो यहां पर बात होती है इसकी, तो आता रहता है क्वेश्चन। और कुछ और यहीं पर क्वेश्चन करें तो लखनऊ के बारे में हम बात करें तो लखनऊ अपने नवाबों का शहर है भाई, नवाबों का शहर है लखनऊ, नवाबों का शहर है। हैदराबाद को निजाम सिटी भी बोलते हैं, निजाम शहर, निजाम का शहर भी बोलते हैं इसको हैदराबाद को। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को, पिंक सिटी। और मैसूर को यहां पर हम ध्यान रखना, दक्षिण भारत का प्रमुख शहर है मैसूर, जो कि कर्नाटक में आपका आता है।
इसको टीपू नगरी भी बोलते हैं, टीपू नगरी भी बोला जाता है, मैसूर को टीपू नगरी भी बोला जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको जीके में बहुत ज्यादा आ जाते हैं। चलिए यहीं पर बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां दिखाई देने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा लग चुका है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़कर बताइए इसको कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इसको मार्क देंगे, 100% मार्क देंगे भाई। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए और भी आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में, केरल में, तेलंगाना, कर्नाटक, तो केरल में नहीं है, ये केरल में नहीं है। अब देखिए ध्यान रखना, यदि हम बात करते हैं विधानमंडल की, तो थोड़ा सा यहां पर समझने का क्वेश्चन है। विधानमंडल की यदि हम बात करते हैं तो विधानमंडल जो मिलकर बनता है वो 3 भागों से मिलकर बनता है, यानी कि राज्यपाल से, विधानसभा से और विधान परिषद से। तो इस तरह से इसकी संरचना होती है, विधान परिषद से लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस तरह से ये विधानमंडल की पूरी स्ट्रक्चर हुई, यानी कि जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है उस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय होता है। तो कहने का मतलब यहां पर है कि केरल राज्य में विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है, तो केरल राज्य एक सदनीय है। बाकी महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक ये द्विसदनीय है, यानी कि इनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। अब बात करते हैं हम यहां पर, इसी में हम बात करते हैं कि भारत के कितने राज्य, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो भारत के कितने राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है वर्तमान में देखें, या इसका क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारत के कितने राज्य द्विसदनीय हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है द्विसदनीय है, या भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो ये इन दोनों का राइट आंसर आपका 6 होगा। तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों के विधानमंडल जो है द्विसदनीय है। जैसे यहां पर देखते हैं, बात करते हैं हम अपने उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। फिर बात करते हैं हम आपके आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश बात करते हैं, इसमें तेलंगाना में भी है, तेलंगाना। फिर आपके महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र। फिर आपके कर्नाटक में भी है, कर्नाटक। और आपके छठा बिहार राज्य में भी है। तो इस तरह से 6 राज्यों के विधानमंडल द्विसदनीय हैं, यानी कि इन 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आ जाता है, यानी कि कितने राज्यों के विधानमंडल एक सदनीय हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कितने राज्यों के विधानमंडल एक सदनीय हैं, कितने राज्यों के विधानमंडल एक सदनीय है, तो ध्यान रखना इस समय आपके 22 राज्यों के विधानमंडल एक सदनीय हैं, यानी कि 22 राज्यों के जो विधानमंडल हैं वो एक सदनीय हैं और 6 राज्यों के जो विधानमंडल हैं वो द्विसदनीय हैं। समझ में आया? 6 राज्यों के विधानमंडल द्विसदनीय, यानी कि वहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, और 22 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा परीक्षाओं में आने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन लग चुका है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन लग चुका है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समाज के बगैर आदमी या तो पशु है या भगवान, ऐसा किसने कहा है? समाज के बगैर आदमी या तो पशु है या भगवान है, ऐसा किसने कहा है? प्लेटो ने, गांधी ने, अरस्तु ने, हेनरी मेम ने। तो ये कहा है स्टेटमेंट अरस्तु ने। ध्यान रखना, जो व्यक्ति असामान्य रूप से असामान्य व्यक्ति है, असाधारण व्यक्ति है, तो जो व्यक्ति असाधारण होता है या तो वह
पूरे समाज से बिल्कुल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल असाधारण है, यानी कि पूर्णतः अपने आप में आत्मनिर्भर है। जब वो पूर्णतः आत्मनिर्भर होगा तो या तो किसी से ज्यादा फालतू अपना बातचीत नहीं करेगा, और तो ऐसा व्यक्ति जो पूर्णतः अपने आप में आत्मनिर्भर होता है तो वो बिना किसी दूसरे व्यक्ति के अपने काम चला सकता है। तो ऐसा व्यक्ति या तो बिल्कुल हिंसक होगा या फिर ऐसा व्यक्ति बिल्कुल देवता होगा। ऐसा कहा है किसने? अरस्तु ने। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो सिकंदर महान था, सिकंदर महान जो यूनान देश के मकदूनिया प्रांत का निवासी था, इसके गुरु थे अरस्तु। ये मैंने आपको बताया था, अरस्तु इसके गुरु थे। फिर मैंने आपको बताया था कि अरस्तु के गुरु जो थे वो प्लेटो थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे, प्लेटो, ये मैंने आपको बताया था। और प्लेटो के गुरु जो थे वो सुकरात थे, सुकरात। और मैंने आपको बताया था कि सुकरात के जो गुरु थे वो पाइथागोरस थे। और ये सब के सब पाइथागोरस, यानी कि ये सभी लोग, ये सभी महान दार्शनिक थे, सभी महान दार्शनिक थे जो यूनान देश से संबंधित थे या ग्रीस देश से संबंधित थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा आता है। तो सिकंदर महान जिसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, इसके गुरु थे अरस्तु, और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, प्लेटो के गुरु थे सुकरात, और सुकरात के गुरु थे पाइथागोरस। और ये सभी यूनान देश से संबंधित थे, यूनान देश के सभी दार्शनिक थे। यानी कि मैगस्थनीज भी यूनान देश से ही संबंधित था, मैगस्थनीज भी यूनान देश से ही संबंधित था। तो ये क्वेश्चन आपको आता रहता है बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए जल्दी से पढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप 100% मार्क देंगे, 100% मार्क देंगे। हिस्ट्री से संबंधित है, 100% मार्क दे रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को जो आपको एग्जाम में आता ही आता है। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1757 में, 1782, 1700, तो ये युद्ध लड़ा था 1757 में, यानी कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये मुगलों के बीच, मुगलों व अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, अंग्रेजों के बीच, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बोल सकते हैं इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। 23 जून 1757 में मुगलों व अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, यानी कि मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था यहां पर मीर जाफर कर रहा था, मीर जाफर, और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व यहां पर लॉर्ड क्लाइव कर रहा था, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव। तो ध्यान रखना, लॉर्ड क्लाइव की सेना यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने मीर जाफर की सेना को हरा दिया था, क्योंकि मीर जाफर को पहले ही खरीद लिया गया था। तो मीर जाफर ने केवल इसमें रोल अदा किया था, खाली लड़ाई नहीं लड़ी थी, इसलिए इस युद्ध को अंग्रेजों ने जीत लिया था मुगलों से, यानी कि सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला की हार हुई थी। तो ध्यान रखना, ये युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस युद्ध ने, यानी कि अंग्रेजों ने पहली बार भारत में मुगल सेना को पराजित किया, यानी कि मुगलों की पावर को यहां पर एक तरह से देखा। तो इसी युद्ध ने भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव जमाने का काम किया था, अंग्रेजी सत्ता की हुकूमत जमाने का काम किया था, यानी कि इस युद्ध ने अंग्रेजी सत्ता की भारत में नींव रखी थी। और इसी के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, यानी कि ये ध्यान रखना अंग्रेजों ने इसमें भी मुगलों को पराजित किया था। और ध्यान रखना बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव जो रखी गई थी प्लासी के युद्ध में, उसकी नींव को स्थापित कर दिया गया था, यानी कि अंग्रेजी शासन की यहां से एक तरह से शुरुआत हुई थी 1764 बक्सर के युद्ध से, क्योंकि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इस इलाहाबाद की संधि से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो ये युद्ध बड़े निर्णायक युद्ध है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध,
क्योंकि प्लासी के युद्ध ने नींव रख दी थी और बक्सर के युद्ध ने बचा हुआ काम अंग्रेजों का कर दिया था। तो एक तरह से मुगलों की पावर की यहां पर पोल खुली थी। तो ये दोनों युद्ध बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। तो प्लासी एक जगह है जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आती है। प्लासी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आती है, यानी कि कलकत्ता के निकट आती है। प्लासी गंगा नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर है, यहीं पर यह युद्ध लड़ा गया था। चलिए आगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान रखना। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट कर सकते हो, इस क्वेश्चन को भी आप इंपोर्टेंट कर सकते हो। बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये आपको आता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है बांग्लादेश से, ब्राजील से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से। बात करते हैं इस ऑप्शन के अनुसार तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बांग्लादेश और पाकिस्तान से अधिक है और ब्राजील और इंडोनेशिया से कम है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए और सी, ए और सी इसका राइट आंसर हो गया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2021 के अकॉर्डिंग है, यदि देखें तो 23 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। यूपी की जनसंख्या 23 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। यानी कि ध्यान रखना, इस समय हम देखें यूपी की जनसंख्या, तो यूपी की जनसंख्या अगर यदि पूरे विश्व में बात करें तो भारत सहित 5 देश, यूपी की जनसंख्या से यदि बात करें भारत सहित तो 5 देशों की जनसंख्या ज्यादा है भारत को मिलाकर के। अगर भारत को इससे अलग कर दें तो केवल 4 देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है, बाकी पूरे विश्व में सभी देश उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से छोटे हैं। बात करते हैं यहां पर, बात करते हैं चीन की, तो चीन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, चीन की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है। भारत को भी यहां पर शामिल कर दें तो भारत की जनसंख्या यहां पर हो गई। उसके बाद आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। उसके बाद देखें तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की भी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। उसके बाद देखें तो हम ब्राजील, तो ब्राजील की भी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। इस तरह से इन 5 देशों की जनसंख्या पूरे उत्तर प्रदेश से अधिक है और इन 5 देशों के अलावा पूरे विश्व की जनसंख्या से ज्यादा है यूपी की जनसंख्या। तो भारत सहित उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कितने देश आगे हैं? 5। उत्तर भारत को यहां से अलग कर दे तो केवल 4 देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से अधिक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। आगे आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, यहां पर 7वां क्वेश्चन लग चुका है। 7वां क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा स्थित है? ओबरा, पनकी, नरोरा, हरदुआगंज। तो ये आपका नरोरा में स्थित है। नरोरा यानी कि बुलंदशहर, बुलंदशहर के अंतर्गत आता है नरोरा। यहीं पर नरोरा परमाणु केंद्र है, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र है, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा आता है, जो लगभग 1977 में स्थापित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र है पूरी यूपी में। बात करते हैं ओबरा, एक तापीय परियोजना है, तापीय परियोजना है जो वाराणसी से लगभग 125 किलोमीटर दूर है, ओबरा। पनकी भी एक तापीय परियोजना है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में, और हरदुआगंज भी आपका एक तापीय परियोजना है। तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र नाभिकीय ऊर्जा परियोजना नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र। इसी के साथ हम देखते हैं यहां पर भारत में, तो पूरे भारत की अगर हम बात करें भारत में तो लगभग 22 परमाणु विद्युत केंद्र हैं, लगभग 22 परमाणु विद्युत केंद्र हैं, 22 परमाणु विद्युत केंद्र हैं पूरे भारत के अंदर जो अभी संचालित हैं, और लगभग 9 परमाणु विद्युत केंद्र निर्माणाधीन हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहां पर आता रहता है। थोड़ा सा यहां पर मैं डिटेल बता दूं आपको, जैसे तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र ये आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बेटा। ऐसे ही जैतापुर परमाणु केंद्र भी आपका महाराष्ट्र में है। उसी तरह से आपका केगा परमाणु विद्युत केंद्र कर्नाटक में है। इसी तरह से आपका रावत भाटा परमाणु विद्युत केंद्र आपका राजस्थान में है, राजस्थान। इसी तरह से
कुडनकुलम परमाणु विद्युत केंद्र आपका तमिलनाडु में है, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इसी तरह से कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र भी आपका तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। और आपका तारापुर, जैतापुर, कैगा, रावतभाटा, कुदनकुलम, कलपक्कम, ये आपके प्रमुख परमाणु विद्युत केंद्र हैं। और काकरापार, तो काकरापार आपका गुजरात में है। तो इस तरह से ये भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत केंद्र हैं जो आपको परीक्षाओं में बहुत ज्यादा आते हैं। तो काकरापार आपका गुजरात में है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में, जैतापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में, रावतभाटा राजस्थान, कुडनकुलम आपका तमिलनाडु, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में। तो ये आपके भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत केंद्र है। यूपी में केवल एक ही परमाणु विद्युत केंद्र है जो बुलंदशहर नरोरा में है। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन जो लगा है 8वां आपके स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामपुरा जो भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव बना है, वह कहां स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। रामपुरा जो भारत में अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव बना है, वह कहां स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन आता है। उत्तर प्रदेश का गांव है रामपुरा, जो अपना पहला सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव बनाए। बात करते हैं यूपी के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्लांट की। सौर ऊर्जा प्लांट, तो यूपी का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट जो लगा है वो अयोध्या में लगा है। अयोध्या, तो यूपी का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट आपका अयोध्या में है। बात करते हैं पूरे भारत का सबसे बड़ा, यदि बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट, तो ये आपका भाडला में है। भाडला, ये भाडला पड़ता है आपका राजस्थान में। तो पूरे भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट आपका भाडला में है, जो राजस्थान में है। और यूपी का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट आपका अयोध्या में स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा आता रहता है। चलिए आगे आपके स्क्रीन पर यहां पर लगा दिया है 9वां क्वेश्चन। जल्दी से बताइए फटाफट बताइए इस क्वेश्चन को कि भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? यानी कि प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, किस स्टेट में मिलती है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में मिलती है। तो प्रदेश राजमार्ग की लंबाई भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, और रेल मार्गों की भी लंबाई सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। तो रेल मार्ग की सबसे अधिक लंबाई भी उत्तर प्रदेश में है, और प्रदेश राजमार्ग की लंबाई भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आता है, तो इसको भी आपको याद करना है। लास्ट क्वेश्चन आज के इसका आपका लास्ट क्वेश्चन 10वां यहां पर लगा है। 10वां क्वेश्चन यहां पर लगा है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? इस क्वेश्चन को आप 100% नहीं, लगभग 120% मार्क देंगे भैया। 120% इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। सबसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिस्ट्री में आने वाला, ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय ने, मोतीलाल नेहरू ने, या AC मजूमदार ने? तो AC मजूमदार ने 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसकी अध्यक्षता की थी। अब देखिए इसकी जो विशेषता है, इस अधिवेशन की जो विशेषता थी वो इंपॉर्टेंट करेंगे, जो सबसे ज्यादा आती है विशेषता क्या थी? जो नरम दल और गरम दल थे, और नरम दल और गरम दल जो थे, ध्यान रखना, नरम दल और गरम दल जो थे, ये जो 1907 में अलग हुए थे। ध्यान रखना, क्वेश्चन जो आता है 1907 में सूरत में, तो क्वेश्चन ध्यान रखना 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में, इसमें नरम दल और गरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे। और ये दोनों दल इसी अधिवेशन में, यानी कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1916 में लखनऊ में, एक हो गए थे। 1916 के अधिवेशन में एक हो गए थे, यानी कि कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था वो रद्द हो गया था, एक हो गए। तो जो गरम दल और नरम दल अलग अलग हो गए थे 1907 में, वो 1916 में एक हो गए थे इस अधिवेशन में। इसकी जो दूसरी विशेषता थी, इसी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस
में एक समझौता हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में एक समझौता हुआ था जिसको लखनऊ समझौता कहा गया, लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौते में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों आपस में एक हो गए थे और नरम दल और गरम दल भी इसी अधिवेशन में एक हो गए थे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी इस अधिवेशन में एक हो गए थे। तो ध्यान रखना, इसमें आपको याद करना है कि नरम दल और गरम दल को जो मिलाने की, एक करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नरम दल को मिलाने में, गरम दल को मिलाने में, कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को मिलाने में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए 1916 का कांग्रेस अधिवेशन सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस अधिवेशन की एक और विशेषता है, ध्यान रखना, इसी अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था, महात्मा गांधी ने भी पहली बार भाग लिया था 1916 के अधिवेशन में। तो कौन से अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था 1916 में? क्योंकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे और 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। और एक बात और यहीं पर समझने की है कि बिहार कि चंपारण जिले से आए किसान राजकुमार शुक्ल की मुलाकात भी महात्मा गांधी से इसी अधिवेशन में होती है और राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को चंपारण के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पर एक 3 काठिया पद्धति अंग्रेजों ने चला रखी है जिसमें नील की खेती होती है 3/20 भाग पर। तो 3/20 भाग पर नील की खेती की जाती है चंपारण में, जिसे 3 काठिया पद्धति कहा जाता है। और वहां पर अंग्रेज नील की खेती को अपने मनमाने दामों में खरीदते हैं और उनको 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते हैं। ये बात राजकुमार शुक्ल किसान ने महात्मा गांधी को बताई और राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया और इस निमंत्रण को महात्मा गांधी ने स्वीकार किया और महात्मा गांधी 1917 में चंपारण में पहुंच गए और चंपारण में चंपारण आंदोलन चलाया था 1917 में, जो कि महात्मा गांधी के भारत में राजनीतिक जीवन का पहला आंदोलन था और जो सफल हुआ था 1917 में चलाया था। और इसी आंदोलन के सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में जबरदस्त तरीके से आता रहता है, तो इसको याद करने की जरूरत है। इस तरह से हमने ये 10 क्वेश्चन किए और ये 10 क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में एज इट इज रखे मिलते रहेंगे। आपको जरूरत है केवल उसको अच्छे से पढ़ने की, उसको अच्छे से याद करने की। तो जिन बच्चों ने अभी तक, मैं एक बार रिपीट करता हूं कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और बेटे, यदि अपने जीवन में आपको कामयाब होना है, अपने सपनों को यदि साकार करना है, तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और जब तक आप अपनी मंजिल में कामयाब नहीं हो जाते हैं तब तक मेरे उद्देश्य से, मेरे हिसाब से आपको रुकना नहीं है। तो अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको ऐसे ही मिलता रहूंगा अच्छी क्वेश्चन के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। मेरे साथ आप बने रहिए। कल फिर मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक आप इसको, जो आपको वीडियो है, इसको कंप्लीट करिए, इसको याद करिए, प्रैक्टिस करते रहिए जितनी भी वीडियो बनाइए। और मैं आपको फिर कल मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।